तो आज हम पढ़ने वाले हैं 8th के साइंस का चैप्टर नंबर 11 जो कि है ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम। जब हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की या फिर ऑर्गन सिस्टम की, ये सारी चीजें किससे बनी हुई है? सबसे पहला सवाल तो ये उठता है। जितने भी लिविंग बींग्स हमारे अर्थ पर प्रेजेंट है वो सारे के सारे बने हुए हैं सेल से। कोई सिंगल सेल से बना होगा, कोई मल्टीपल सेल से बना होगा, लेकिन हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो मल्टीपल सेल से बनी हुई है। सेल सेल्स जो है एक साथ मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से बनता टिश्यूज जो है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन बनता है, देन ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, देन ह्यूमन बॉडी। अब यहाँ पे ये जो हम ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ऑर्गन सिस्टम्स किसको बोला जाएगा और ये क्या काम करते हैं? हमें जिंदा रहने के लिए हमारी बॉडी को अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस करने पड़ते हैं। सो ऑल द वाइटल प्रोसेसेस विच आर इसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बींग्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस। जितने भी इसेंशियल प्रोसेसेस हमारे बॉडी में होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग करती है, सही से काम करती है, हम उसकी वजह से जी पाते हैं, उन सारे प्रोसेस को कहा जाता है लाइफ प्रोसेसेस। अब ये लाइफ प्रोसेस करने के लिए सारे के सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलकर, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम। सारे के सारे ऑर्गन्स एक साथ एक ग्रुप में एक स्पेसिफिक काम करने के लिए, एक मकसद के लिए काम करते हैं, और वो जो एक मकसद होता है वो पूरा करने के लिए जब एक ग्रुप ऑर्गन्स का एक साथ काम करता है, उस ग्रुप को कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम। अब यहाँ पे कितने तरह के ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी में प्रेजेंट है तो देखा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम, इस तरह के अलग अलग सिस्टम्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, जिसमें के अलग अलग ऑर्गन्स एक साथ मिलके एक काम को पूरा करने के लिए कोऑपरेट करते हैं। अब ये जितने भी लाइफ प्रोसेस हमारे बॉडी में होते हैं, इन सबको करने के लिए हमारे बॉडी में चाहिए एनर्जी। अब एनर्जी बनाने के लिए हमारे बॉडी में जो मेन सिस्टम काम करता है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब एनर्जी को एक्वायर करने के लिए, बनाने के लिए जरूरत किसकी होती है? सेलुलर लेवल पे होता है एक तरह से एनर्जी का डेवलपमेंट, लेकिन होता कैसे? तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है वो थ्री स्टेप्स में होती है। कौन से? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ये फर्स्ट स्टेप है। किसको कहा जाएगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में दो स्टेजेस होते हैं। एक होता है इंस्पायरेशन, जिसको हम इनहेलेशन कहेंगे, जिसमें के जब हम ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन गैस को, वो जाती है हमारे लंग्स में। देन अब लंग्स में एयर को लेना यानी कि इनहेल करना, इसको कहा जाएगा इंस्पायरेशन या फिर इनहेलेशन। जो सेकंड स्टेप है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की, वो है इंस्पायरेशन या फिर एक्सहेलेशन। इसमें क्या होता है? जब आपके सेल से कार्बन डाइऑक्साइड आपके लंग्स के पास आता है, फिर लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया जाता है, वहां पर ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में छोड़ देना, फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को नोज के जरिए बाहर निकाल देना, इस प्रोसेस को कहा जाएगा इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन या फिर एक्सहेलेशन, ये कहेंगे। देन सेकंड जो मेन प्रोसेस है रेस्पिरेशन की, वो है इंटरनल रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है? जब लंग्स में ऑक्सीजन चला जाता है, वहां पे ऑक्सीजन को एल्वुलाइज जो है ब्लड कैपिलरीज में एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन को वहां पर छोड़ा जाता है ब्लड में, एल्वुलाइज में, और एल्वुलाइज से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया जाता है। फिर उस ऑक्सीजन को ब्लड से लेकर जाते हैं टिश्यू फ्लूइड तक, और वहां पर ले जाकर छोड़ देते हैं। इसको कहा जाएगा इंटरनल रेस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सीजन को लंग्स से लेना है और ले जाकर उसको छोड़ना है टिश्यू फ्लूइड में। टिश्यू फ्लूइड किसको कहेंगे? जो टिश्यूज होते हैं हमारे, टिश्यूज के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है, वहां पर ले जाकर छोड़ देना ऑक्सीजन को, इसको कहा जाएगा इंटरनल रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे थर्ड जो है वो मेन प्रोसेस है आपके रेस्पिरेशन की, वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है? जो ऑक्सीजन टिश्यू फ्लूइड में छोड़ दिया गया था, वहां पर सेल्स क्या करेंगे? उस ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेंगे, फिर उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके जो भी न्यूट्रिएंट वहां पर उस सेल में पहुंच चुके थे, जैसे कि हमारे बॉडी में जो फूड हमारे जो सेल्स तक पहुंच जाता है, उस फूड का ऑक्सीडेशन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे देख सकते हैं C6H12O6, ये है ग्लूकोज, जो कि फूड हमारे सेल्स में पहले से प्रेजेंट होता है, उसको एलिमेंट्री कैनल के जरिए, एलिमेंट्री कैनल से अब्सॉर्ब करके इस ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाया जाता है। फिर ये ग्लूकोज जब सेल में चला गया था, वहां पे सेलुलर रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन उसको मिलता है उस सेल को, इस ऑक्सीजन का यूज करके इस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है और उसका ब्रेकडाउन किया जाता है
वहां पर 6 मॉलिक्यूल्स बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 मॉलिक्यूल्स बनते हैं वाटर के, और यहाँ पे एनर्जी का जनरेशन होता है और एनर्जी भी एटीपी के फॉर्म में डेवलप की जाती है। 38 एटीपी वहां पर बनते हैं। तो ये सारी प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की। अब यहाँ पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस हम ठीक से समझेंगे, वो भी इस डायग्राम को देखते हुए, डायग्राम को स्टडी करेंगे और समझ लेंगे किस तरह से रेस्पिरेशन होता है। ये डायग्राम आपके सामने जो है ये ह्यूमन बॉडी के डायग्राम है। इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स आपको दिखाई देंगे, नजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, लंग्स, ब्रैंक्यूल्स, एल्वियली और डायफ्रागम। इन सबको हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। सो सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है हमारे रेस्पिरेशन की? शुरुआत होती है हमारे नोज से, यानी कि नजल कैविटी से। यहाँ पे क्या होता है, जब आप ब्रीथ करते हो तो ब्रीथ करते वक्त जो ऑक्सीजन गैस आप इनहेल करते हो उस ऑक्सीजन गैस का फिल्ट्रेशन होता है। जो आपके नोज में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो म्यूकस प्रेजेंट होता है, वो हेल्प करता है एयर के फिल्ट्रेशन को। फिर उस एयर को आगे भेजा जाता है यहाँ पे फेरिंग्स में। अब फेरिंग्स से यहाँ से ही जो है ओरिजिनेशन होता है। फेरिंग्स जो है यहीं पर विंड पाइप और एक तरह से बोला जाएगा फूड पाइप, ये ओरिजिनेट होते हैं। अब यहाँ पे फेरिंग्स, इसके पास एक लीड होती है जो कि जब हम जैसे कि कहा जाता है यहाँ पे दोनों ही ज्वाइंट है, विंड पाइप और फूड पाइप, दोनों ही चीजें यहाँ पे ज्वाइंट होती है। तो जब हम फूड को ही खाते हैं तो फूड खाते वक्त जब आप इंगल्फ करते हैं, निगलते हैं फूड को, तो ये जो लीड प्रेजेंट है यहाँ पे फूड पाइप के ऊपर, ये यहाँ पे फेरिंग्स में, उस लीड को अपने आप बंद किया जाता है जब आप फूड को निगलते हैं, जिससे कि फूड पार्टिकल आपके लंग्स में ना जा पाए। देन उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट है लैरिंग्स। लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। जब आप बात करते हैं तो विंड पाइप के जरिए कुछ जो एयर है उसके जरिए वॉइस का जनरेशन होता है। ये लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स या फिर वॉइस बॉक्स भी कह सकते हैं। देन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा ट्रकिया। ट्रकिया को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ट्रकिया को हम विंड पाइप भी कह सकते हैं। सो यहीं से जो है आपका ऑक्सीजन ट्रैवल करते हुए जाता है लंग्स की तरफ। अब यहाँ पे ये ट्रकिया आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्रकिया जो है थोड़ा सा नीचे जाकर यहाँ पे बाइफरकेट हो रहा है। बाइफरकेट मीन्स दो रास्तों में डिवाइड हो रहा है, दो यहाँ पे डिविजन उसके हो रहे हैं इस ट्रकिया के। देन ट्रकिया जो है आगे जाकर अलग अलग ब्रैंक्यूल्स में डिवाइड होता है और ब्रैंक्यूल्स के एकदम एंडिंग में एल्वुलाइज प्रेजेंट होते हैं, जो कि फाइनल डेस्टिनेशन होता है आपके ऑक्सीजन गैस का जो आप ब्रीथ करते हैं। फिर एल्वुलाइज के वॉल्स इतने थिक होते हैं कि उसके ऊपर जो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का डायग्राम होता है एल्वुलाइज का। इसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं जो कि इतने थिन होते हैं, ब्लड कैपिलरीज के वॉल और इस एल्वुलाई के वॉल, की यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज पॉसिबल है। यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होते हैं। अब यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो गए, उसके बाद में उन गैसेस को अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। अब यहाँ पे हमने ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम को ठीक से समझ लिया है। अब इसमें कौन से ऑर्गन काम करते हैं, और सारे के सारे ऑर्गन्स यहाँ पे एक ऑर्गन, कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है जो यहाँ पर काम कर रहा है। सारे के सारे ऑर्गन्स मिलकर एक स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए अपनी मेहनत लगा रहे हैं। इसलिए इन ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को एक ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। और ये जो ऑर्गन सिस्टम है इसका नाम दिया गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस में आपको हेल्प कर रहा है। अब यहाँ पे रेस्पिरेशन आपके बॉडी में होता कैसे है, जैसे कि बता दिया गया ये 3 स्टेप्स में होता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जब आप एक गैस इनहेल करते हो, वो भी कौन सी, ऑक्सीजन गैस आप इनहेल करते हो, वो ऑक्सीजन गैस आपके लंग्स में स्पेशली एल्वुलाइज में जाकर पहुंचती है। फिर वहां से एल्वुलाइज से आपके ब्लड में एक स्पेशल सेल है आरबीसी, उसके ऊपर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि है आयरन, जिसको हीमोग्लोबिन कहा जाएगा। हीमोग्लोबिन के पास ऐसी कैपेसिटी है कि वो ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। और यहीं पर एल्वुलाई में जो ये ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर ये ब्लड कैपिलरीज में रेड ब्लड सेल जिसके पास हीमोग्लोबिन होता है, वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को वहां से ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वुलाइज में रिलीज कर देंगे। फिर उस ऑक्सीजन को ले जाया जाएगा अलग अलग बॉडी पार्ट तक अपने फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए और एनर्जी का जनरेशन करने के लिए। और यहाँ पे यही ब्लड कैपिलरीज जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आते हैं सेल्स के पास से, इसको एल्वुलाइज में छोड़ दिया जाता है। फिर उस एल्वुलाइज के जरिए आप उस जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच गैस है उसको नोज से बाहर निकाल दिया जाता है। देन उसके बाद में इस डायग्राम में आपको एक और पार्ट दिखाई दे रहा होगा, वो है डायफ्रागम। इसका वर्क क्या है, डायफ्रागम एक मस्कुलर शीट है जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होती है एकदम थोरैसिक केज के नीचे। इसका वर्क क्या होता है, जब आप ब्रीथ करते हो तो ब्रीथ करते वक्त ये थोरैसिक कैविटी के अंदर आपका लंग्स प्रेजेंट है। इस लंग्स के बीच में आपका हार्ट सिचुएट होता है। और एक चीज
इस लंग्स के ऊपर डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, 2 लेयर से बनी मेम्ब्रेन होती है, उसको प्लूरा कहा जाता है, ठीक है। देन अब यहां पे हम बात कर रहे थे डायफ्रागम की। डायफ्रागम के बारे में जब बात करें तो ये कैसे फंक्शनिंग करता है। जब आप ब्रीथ करते हो तो ब्रीथ करते वक्त एयर फील होने की वजह से आपके लंग्स जो है वो पंप हो जाते हैं, फूलते हैं। और पंप जब आपके लंग्स पंप होते हैं देन आपके बॉडी में एयर, आपके लंग्स में एयर जो है वो भर जाती है। देन जब आपके लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसमें से एयर बाहर निकल जाती है। लेकिन ये फंक्शन ऐसे ही नहीं होता। जब आप ब्रीथ करते हैं तो आपकी थोरैसिक केज, ये जो रिब केज होती है, ये फैलती है, थोड़ा सा आगे की तरफ होती है। और डायफ्रागम जो कि यहाँ प्रेजेंट होता है थोरैसिक केज के नीचे, वो नीचे जाता है, तो यहाँ पे स्पेस जो जगह है वो बढ़ जाती है। इस जगह की बढ़ने की वजह से आपको ब्रीथ इन यानी कि इनहेल करने में हेल्प मिलती है। फिर डायफ्रागम थोड़ा सा जब मूव होता है ऊपर की तरफ और रिबकेज अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाती है, तब ये क्या करता है, डायफ्रागम और रिबकेज दोनों मिलकर लंग्स को थोड़ा सा प्रेशर, लंग्स के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से ऑक्सीजन गैस या फिर जो भी एयर प्रेजेंट होती है वो बाहर निकलने के लिए हेल्पफुल होता है। इस तरह की फंक्शनिंग होती है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम।